सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक न्यू मानुआ शुरू करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कॉन्टिनेंट की ग्रेटेस्ट नेशन जो है एलियोपे एम्पायर, जहाँ पे डिवाइन बीस्ट एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे सेक्रेड एनिमल्स है जो देवताओं द्वारा दिए गए थे, और एम्पायर के लोगों जो 4 ड्यूकल हाउस से डरते हैं जो उन्हें पोजेस करता है। हालांकि साम्राज्य के स्थापना के 500 साल बाद 4 में से एक हाउस मूनरेफ किसी अननोन रीजन के वजह से डिवाइन बीस्ट को गुस्सा दिला देते हैं। इस वजह से डिवाइन बीस्ट हमेशा के लिए हाउस मूनरेफ को छोड़ देते हैं। इसके वजह से मूनरेफ की ड्यूक पूरी जिम्मेदारी लेते हुए खुद को टावर में बंद करवा लेते हैं, और उनके छोटे बेटे ने ड्यूक टाइटल को इनहेरिट करा, एडिनबर्ग मूनरेफ। और यही हमारा इस सीरीज का मेन लीड होने वाला है। और इतना बड़ा नाम मुझसे उच्चारण नहीं हो पा रहा, तो मैं उसे एम से ही कहूंगा। तो शुरू करते हैं। लेकिन एक डिवाइन बीस्ट के बिना हाउस मूनरेफ के सम्मान बीते दिनों के साथ बीतते जाता है, और आवाज उठने लगता है उनके ड्यूक टाइटल को छीन लेने का। लेकिन एम्परर यंग ड्यूक पे तरस खा के एक सौदा करते हैं, डिवाइन बीस्ट के बदले में एक एशियन क्रिएचर को समन करने का। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है एक रूम की तरफ, जहाँ पे एक सर्कल बना हुआ था और उसके चारों ओर बहुत से लोग खड़े हुए थे, जहाँ पे लोग बातें कर रहे थे। क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा, एक एशियन क्रिएचर को समन करना? और लाल बालों वाला आदमी कहता है, खतरनाक हो और नहीं, हम क्या ही कर सकते हैं, जबकि इंपीरियल कोर्ट ने पहले ही मंजूरी दे चुका है। और उसके पास खड़ा हुआ आदमी कहता है, लेकिन क्या होगा अगर कोई अजीब सा ही चीज आ जाए? और हुडी पहने हुए मेज या समोनार जो भी है, मेज से मेज कहने वाला हो, वो अपने एमसी से कहता है, तो हम शुरू करते हैं योर ग्रेस। और हमारा एमसी कहता है, ठीक है, शुरू किया जाए। और वो मेज अपने मंत्रों को पढ़ने लगता है, और हमारा एमसी सोचता है, अब तक जो ह्यूमिलेशन हमने सहा है वो आज खत्म होने वाला है। इंपीरियल कोर्ट की ओर से दिया गया ये आखिरी मौका, मुझे इसका फायदा किसी भी तरह उठाना ही होगा। चाहे कोई भी बीस्ट सामने आए, उसे मैं अपना डिवाइन बीस्ट बनाऊंगा, और इसके साथ ही अपने हाउस के सम्मान को वापस लाऊंगा बिना फेल हुए। और वो अपने तलवार को मयान से बाहर निकालते हुए सबसे कहता है, अपने आप को तैयार करो। और उसके सभी सोल्जर अपने अपने पोजीशन को लेते हैं, और वहाँ पे मैजिक सर्कल बहुत ही ज्यादा चमकने लगता है, और एक बहुत ही जबरदस्त फोर्स वहाँ पे क्रिएट होने लगता है। एमसी सोचता है, इतनी ओवरवेलिंग एनर्जी आखिरकार एक कितना बड़ा होगा? और वहाँ पे प्रकट होता है एक ड्रैगन का बच्चा, और यही है हमारा फीमेल लीड। और वो अपने सर पे हाथ सहला रही थी। और ये देखकर तो एमसी और वहाँ पे तैनात हुए सोल्जर्स कुछ भी समझ नहीं पाते हैं, और वो सभी सोल्जर्स बातें करने लगते हैं, क्या ये एक एशियन क्रिएचर है? और एक सोल्जर कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा छोटा है और थोड़ा क्यूट भी। एमसी सबसे कहता है, अपने गार्ड को डाउन मत करो, वो शायद अपने अपीयरेंस से हमें धोखा देना चाहती है हमले से पहले। और फीमेल लीड मन में सोचती है, यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? और वो अपने आंखों को मचलते हुए सोचती है, क्या मैं अभी भी आधे नींद में हूँ? मैं कुछ देर पहले ही तो सो रही थी, क्या ये कोई सपना है? और ओ ये कोई सपना है या नहीं, ये चेक करने के लिए अपने गालों को पिंच करती है और अपने पूंछों को बाइट करने लगती है। और ये सब चीजों को देखकर वहाँ पे मौजूद कोई भी कुछ समझ नहीं पाता है। और हमारा फीमेल लीड रोते हुए सोचती है, ओ ये दर्द कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये कोई सपना नहीं है। और वो बहुत जोर से रोने लगती है, और ये देखकर वहाँ पे मौजूद सभी लोग एकदम सदमे में चले जाते हैं। एमसी सभी से कहता है, बैटल के लिए रेडी हो जाओ, शांत रहना और अपने कंट्रोल को लूज मत करना। और हमारा फीमेल लीड कांपते हुए सोचती है, मैं इनमें से एशल की तरह बीस्किन की ऑरा को सेंस नहीं कर पा रही हूँ। ये सब ह्यूमन बीस्किन नहीं है जो ह्यूमन के फॉर्म में है, ये सब असली के ह्यूमंस है जिनके बारे में मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा है। और वो ये सोचकर बहुत ही ज्यादा डरने लगती है, और हमें बताया जाता है कि बीस्किन में से ह्यूमंस डेविल से डरते हैं जो उन्हें पूरी तरह से निगल सकते हैं। लेकिन एशल की माँ की वजह से एशल को पूरा उल्टा ही पता था। और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे एशल की माँ एशल से कहती है, एशल तुम्हारा डिस्टनी ये है कि तुम इस वर्ल्ड के बेलिट की द्वारा समन किए जाओगे। एशल सोचती है, बेलिट वो क्या है? उसकी माँ कहती है,
वही एक लड़का है जो हम बिस्किन को खत्म करने वाला है। और अनफॉर्चुनेटली असल जो सिर्फ एक एक्स्ट्रा है उसके द्वारा समन किए जाएगी और मार दिए जाएगी। हाँ, मेरी बेटी सिर्फ एक एक्स्ट्रा है। और असल सोचती है मेन लीड एक्स्ट्रा। और उसकी माँ कहती है लेकिन चिंता मत करना, अगर तुम अपने पहले रोल को अच्छे से निभा पाओगी तो तुम सरवाइव कर सकती हो। मैंने जो कहा है उसे फॉलो करना तो तुम स्टोरी को चेंज कर सकती हो। पहला, वो ह्यूमन लड़के का एक डार्क पास्ट होगा तो तुम्हें उसे कंफर्ट करना होगा, तो वो तुम्हारा साथी बनेगा। उसके बाद उसके और उसके फादर के बीच की दूरियों को तुम्हें मिटाना पड़ेगा। और वो एसेल को बहुत से चीजें बताती है और आखिर में कहती है बस इतना करना। उसके बाद वो लड़का तुम्हें उसे हस्बैंड कहने को कहेगा और उस लड़के का फादर तुम्हें उन्हें फादर इन लॉ कहने को कहेंगे। लेकिन याद रखना, तुम्हें कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करना है। तुम्हें उसे शांति से उस ह्यूमन हीरोइन को सौंप देना है। मेरी बेटी समझदार है, मुझे पता है, तुम मुझे समझ सकते हो, है ना। और हमारा एसेल ये सब सुनते सुनते सो जाती है। और अभी वो सोचती है मुझे मॉम की बातों को अच्छे से सुनना चाहिए था। लेकिन मुझे दो चीजें याद है क्योंकि एसेल स्मार्ट है। ये ह्यूमन लड़का एसेल का हस्बैंड है और इस लड़के का फादर एसेल के फादर इन लॉ है। ये लड़का एसेल के हस्बैंड है। और हमारा एमसी चिल्ला के कहता है सरेंडर कर दो मॉन्स्टर, तुम चारों ओर से घिरे हुए हो। और एसेल चिल्लाने लगता है पाई पाई पाई। और वो मन में कहती है हस्बैंड हस्बैंड। वो लड़का एसेल का हस्बैंड है। और सोल्जर ब्लश करते हुए कहते हैं क्या हम अटैक करें, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। और एसेल रोतरू सा शक्ल बनाते हुए सोचती है ये लोग एसेल के बातों को समझ नहीं रहे हैं। और वो अपने गले से सफेद रुमाल को निकालते हुए सोचती है एक सफेद रुमाल। और वो टीचर के बारे में सोचती है जिन्होंने कहा था इवन बातों के बिना भी तुम फिर भी कम्युनिकेशन कर सकते हो। और उसके टीचर कहते हैं जब तुम एक ह्यूमन से मिलो तो एक सफेद रुमाल को लहराओ, इस तरह वो समझ जाएंगे तुम अटैक नहीं करोगे। हाँ, हमने इसे किंडरगार्टन में सीखा था। और वो रोते हुए रुमाल को लहराने लगती है और मन में कहती है सिलेंडर, एसेल सिलेंडर करती है। ये देखकर एक सोल्जर कहता है कर्स मॉन्स्टर, क्या ये कोई तरह का डांस है। और एमसी सबसे चिल्ला के कहता है स्टे अलर्ट, अपनी गार्ड को डाउन मत करो, कुछ बड़ा आने वाला है। और एसेल रोते हुए कहती है एसेल सिलेंडर सिलेंडर करती है। एक सोल्जर ये सब देखकर कहता है देखकर लग रहा है वो एक व्हाइट फ्लैग है, क्या उसका मतलब ये नहीं है कि वो सरेंडर कर रही है। अब जब मैं गौर से देख रहा हूँ तो उसके सर में एक एक्शल है, ये बहुत ही छोटा है, मुझे लग रहा है कि वो अभी भी एक बच्ची है। मैं सोच रहा हूँ कि वो हमारे बातों को समझ भी सकती है। और एसेल एकदम उदास होकर कहती है एसेल सरेंडर सरेंडर। तभी हमारा मेन लीड तलवार के नोक पर रुमाल को रख कर देते हुए कहता है हे मैं समझ गया जो तुम कहना चाहती हो, सो रोना बंद करो। और वो रुमाल को देखकर मन में कहती है क्या ये एसेल के लिए है। और वो उससे नाक पोंछते हुए सोचती है ये बहुत अच्छा स्मेल कर रहा है, लगता है हस्बैंड एसेल को खाने की कोशिश नहीं कर रहा है। और एमसी मेज से कहता है क्या तुम ट्रांसलेशन स्पेल को कास्ट कर सकते हो। मेज कहता है हाँ बिल्कुल। और वहाँ पे मौजूद सभी सोल्जर्स बातें करने लगते हैं आखिरकार वो चीज क्या कह रही है। और एक सोल्जर कहता है ऑब्वियसली अपने लाइफ के लिए भीख मांग रही होगी, क्या ये छोटा सा चीज डिवाइड भी बन भी सकता है। और स्पेल कास्ट होने के बाद हमारा एसेल कहती है हस्बैंड एसेल खाने में अच्छा नहीं है, सो क्या तुम प्लीज एसेल को नहीं खा सकते। और हमारा सीन शिफ्ट होता है एक हॉलवे की तरफ जहाँ पे कोई कह रहा था मुझे माफ करना योर ग्रेस, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि ये छोटा सा क्रिएचर आपका डिवाइन बीस नहीं बन सकता। क्या होगा अगर हम इंपीरियल पैलेस को और एक समूनिंग के लिए रिक्वेस्ट करें। एमसी कहता है तुम जानते हो ना हम इंपीरियल पैलेस को कितना ज्यादा ऑफर कर चुके हैं इस समूनिंग के लिए, और फैमिली फाइनेंस को कितना ज्यादा नुकसान होगा इस रीसमनिंग के लिए। और वो परेशान होते हुए कहता है लेकिन योर ग्रेस। और हमारा एमसी एसेल को लेते हुए कहता है ये उतना भी ज्यादा देर नहीं हुआ है, हम इसके एबिलिटीज को चेक करने के बाद
डिसाइड करेंगे और वो दरवाजे को बंद कर देता है। और ऐसे सोचती है अब मैं क्या करूंगी, मुझे लगता है वो मुझे अभी रोस्ट करने वाला है। और एमसी कहता है हे तुम मुझे मास्टर कह सकते हो लेकिन हस्बैंड नहीं। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो, एडनबर्ग, ये है मेरा नाम। एसल मन में सोचती है मैंने सुना है ह्यूमंस एक यंग बिस्टमैन को अकेले ही रोस्ट कर सकता है, लेकिन अपना नाम बताना इसका मतलब है वो मुझे अभी नहीं खाने वाला है। वो कहती है एसल, मैं एसेल हूँ। और एमसी कहता है तो एसेल तुम क्या कर सकते हो? क्या तुम पावरफुल मैजिक को कास्ट कर सकते हो जो पूरा डची को खत्म कर सकता है और बहुत ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ, या तुम्हारे पास हीलिंग की पावर है? एसेल अपने सर को हिला के ना करती है। एमसी कहता है तो क्या फ्यूचर को देखने की पावर? और एसेल इसे भी ना करती है। एमसी कांपते हुए हाथों से कहता है तो तुम क्या कर सकते हो? एसेल कहती है एसेल पैरों में चढ़ने में अच्छी है और तैरने में भी। और ये सुनकर वो बहुत परेशान हो जाता है। ये देखकर एसेल सोचती है मुझे लगता है कुछ गलत है। एसेल रोस्ट बेबी नहीं बनना चाहती और वो हिम्मत करके कहती है एसेल अच्छे से गा भी सकती है, मैं अच्छा टेस्ट नहीं करूंगा, सो प्लीज मुझे मत खाना हस्बैंड। ये सुनकर एमसी ब्लश करते हुए कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ। और ये सुनकर एसेल रोने लगती है और एमसी सर पकड़ के सोचता है ये समनिंग पहले से ही फेलियर है, क्या इससे ज्यादा बदतर कुछ हो सकता है? और वो एसेल को देखकर कहता है ठीक है जो मर्जी करो। और तभी कोई दरवाजे पे नॉक करता है और कहता है योर ग्रेस, आपने जैसा कहा था मैंने खाना ले आया। और वो कहता है कम इन। और वो सोचता है मैंने उसे खाना तैयार करने को कहा था क्योंकि मॉन्स्टर भूख से बेजर्क में चले जाते हैं, लेकिन इस पॉइंट में अगर वो बेजर्क भी हो जाए तो। और एसेल वो चीज को आते हुए देखती है और उसके अंदर के चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। और उसके अंदर था एक डरा सहमा हुआ प्यारा सा खरगोश। और वो कहती है ये तो खरगोश है। और एमसी उसे इस तरह देखकर कुछ समझ नहीं पाता है और कहता है क्या ये बहुत छोटा है? अगर ये इनफ नहीं है तो मैं कोई बड़ा सा ले आने को कहूँगा। और यहाँ यासिल के शरीर से तो उसका रूह ही निकल जाता है। और एमसी कहता है मैं इसे तुमसे लेने नहीं वाला हूँ, सो ईट कंफर्टेबली। और एसिल कांपते हुए सोचती है हमें रैबिट फ्रेंड्स को खाना नहीं चाहिए। एमसी कहता है चलो भी तुम क्या कर रहे हो? एसल मन में सोचती है ह्यूमन सच में बहुत खतरनाक क्रिएचर से, मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। और वो टेबल से नीचे कूद जाती है। एमसी कहता है तुम क्या कर रही हो, ये खतरनाक है। और एसल मन में सोचती है जब तक मैं रूम से बाहर निकलता हूँ मैं वापस जा सकती हूँ। और वो तेजी से दरवाजे की तरफ भागने लगती है और मन में कहती है जब मैं दरवाजे के बाहर जाऊंगी तो मैं रिटर्न मैजिक को यूज़ करूंगी बीस्टमैन फॉरेस्ट में जाने के लिए। और वो दरवाजे के सामने आकर सोचती है डोर नॉक बहुत ही ऊपर है, एसल अब तक उड़ना नहीं जानती। और वो वहां तक पहुंचने की नाकाम कोशिश करती है। एमसी ये सब देखकर सोचता है ये कर क्या रही है। और वहां पे मौजूद सभी सर्वेंट ये सब देखकर ब्लश करने लगते हैं। एमसी उसके पास जाते हुए कहता है हे एशल। एशल उसे देखकर सोचती है मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा उसके पकड़ने से पहले। मुझे बीस्टमैन फॉरेस्ट में वापस जाना होगा जहाँ पे मॉम है। और वो अपने फायर ब्रीथ को रिलीज करती है जिससे वो दरवाज़ा धड़ाम से नीचे गिर जाता है। ये देखकर तो वो भी शॉक हो जाती है और वो घबरा के सोचती है ये दरवाज़ा टूट क्यों गया। और ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। और एमसी उसके पास जाके पूछता है क्या तुमने अभी फायर से हमला किया? और हमारा प्यारा सा एसेल रोते हुए सोचती है अब मैं क्या करूंगी, मैं दरवाजे को तोड़ना नहीं चाहती थी, वो जरूर मुझे रोस्ट करने वाला है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे कुछ लोग वो दरवाज़ा वहाँ से ले जा रहे थे। उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद हमारा एमसी उसे दूसरे रूम में ले जाता है और कहता है जब तक कंस्ट्रक्शन ख़त्म नहीं होता तुम यहाँ रहोगे। और उसे अपने गोदी से नीचे उतार देता है
और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद एसेल खरगोश के सर में हाथ सहलाते हुए सोचती है आखिरकार मैं रोस्ट नहीं बना और खरगोश दोस्त भी जिंदा है। और वो खुद पे ही प्राउड करते हुए सोचती है शायद वो लोग डर गए होंगे एसेल की तरह पावरफुल ड्रैगन को देखकर। और वो उदास होते हुए सोचती है लेकिन ह्यूमन वर्ल्ड में माना डेंसिटी बहुत ही ज्यादा कम है, इस तरह मैं घर में जाने वाला स्पेल कास्ट नहीं कर पाऊंगी। और वो अपने सबस्पेस को खोलते हुए सोचती है जब तक मॉम मुझे लेने नहीं आती तब तक मुझे बिना खाए गए सरवाइव करना पड़ेगा। अरे वो कहाँ है। और वो बहुत से चीजें अपने सबस्पेस से फेंकने लगती है और सोचती है यहाँ पर एक किताब था जो मैंने मॉम के लाइब्रेरी से लिया था। और वो एक किताब को बाहर निकालती है जहाँ पे लिखा हुआ था हाउ टू सर्वाइव व्हेन यू इनकाउंटर ए ह्यूमन ऑल इन वन वॉल्यूम। और वो कहती है मिल गया। और वो लेट कर पढ़ते हुए सोचती है जब तक ये मेरे पास है तब तक मैं नहीं खाने जाने वाली हूँ। और वहाँ पर लिखा हुआ था पहला फाइट मत करना, जल्दी से भागकर किसी बड़े बीस्ट किंग के पास जाओ और रिपोर्ट करो। एसेल कहती है लेकिन ह्यूमन वर्ल्ड में कोई बड़ा बीस्ट किंग नहीं है। दूसरा एक सफेद रुमाल को लहराओ ये दिखाने के लिए कि तुम फाइट करना नहीं चाहते। एसेल कहती है पहले ही कर चुकी हूँ। तीसरा ह्यूमन डरपोक होते हैं, कमजोरों के आगे शक्तिशाली और अत्याचारी। अगर तुम खड़े रहने में फेल भी हो जाओ डरपोक मत बनना, उसकी बजाय और भी फिरोशियस एक्ट करना। तो ह्यूमंस बीस्किन के बच्चों को नीची नजरों से नहीं देखेंगे। और वो आईने के सामने जाते हुए सोचती है परफेक्ट। और वो आईने के सामने जाकर बहुत जोरों से रोर करने लगती है और खुद को देखते हुए सोचती है एसेल एक फिरोशियस ड्रैगन है। और उसे ऐसे देखकर खरगोश को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो मुड़कर आराम से लेट जाती है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है हॉलवे की तरफ जहाँ पे एक पीले बालों वाला आदमी उसके पास खड़े हुए आदमी से कहता है मैंने सुना है एक मॉन्स्टर समन किया गया है, मैं भी उसे अपने आंखों से देखना चाहती हूँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। उसके पास वाले आदमी कहता है ड्यूक ने हमसे इसे सिगरेट रखने को कहा है जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए। और वो दरवाजे के सामने आकर कहता है तो वो डेंजरस मॉन्स्टर यहाँ पर है। और दरवाजा खोलने की आवाज से एसेल चौंक कर उठती है और उन दोनों को देखकर घबरा के सोचती है उसको मैंने कल देखा था लेकिन ये कौन है। और वो अपने पूंछ से खरगोश को उठाने लगती है और वो पीले बालों वाला आदमी डरावनी तरीके से कहता है तो ये है जिसे तुम खतरनाक चीज बोल रहे थे। एसेल चौंक कर सोचती है ये बिल्कुल हस्बैंड की तरह लग रहा है तो इसका मतलब। और वो कहती है फादर इन लॉ। ये सुनकर तो वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुमने अभी क्या कहा। एसेल कहती है मैं बहुत ही छोटा हूँ, मेरे अंदर कोई भी मांस नहीं है, अगर आप मुझे खाओगे तब भी आप भूखे होंगे फादर इन लॉ। और ये बनी फ्रेंड का टेस्ट भी बुरा है। ये सुनकर तो बनी भी चौंक जाती है और वो पीले बालों वाला आदमी कहता है मैं तुम्हारा फादर इन लॉ क्यों हूँ और मेरा कोई डॉटर इन लॉ नहीं है तुम्हारी तरह। ये सुनकर एसेल घबरा जाती है और सोचती है लेकिन वो मेरे हस्बैंड का फादर है, यहाँ पर कुछ तो अजीब है। तभी वहाँ पर हमारा एमसी आते हुए कहता है आप आ गए, मुझे माफ करना आपको गेट पे ग्रीट ना करने आने के लिए, अगर आप पहले ही बता देते तो हम आपसे मिलने आ जाते। वो आदमी एमसी की तरफ देखते हुए कहता है भूल जाओ उसे। और सबसे जरूरी बात, मैंने बहुत लंबी जिंदगी जिया है लेकिन ये मेरा पहली बार है कि मैंने ऐसा कुछ सुना है। ये छोटे से चीज ने कहा वो मेरा डॉटर इन लॉ है, यहाँ क्या चल रहा है। ये सुनकर तो दोनों ही चौंक जाते हैं और वो दोनों ही एसेल की तरफ देखने लगते हैं। एसेल घबरा के सोचती है तो वो मेरे फादर इन लॉ नहीं है, तो इसका मतलब ये ह्यूमन वो है जिसके बारे में मॉम ने मुझे चेतावनी दिए थे। और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे एसेल की मॉम कहती है वहाँ पर एक ह्यूमन है जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा केयरफुल रहना होगा। इल्काल मुनरीफ वो मेलिड का ग्रैंडफादर है और मुनलीफ लाइन का ग्रेट ड्यूक। ओरिजिनल स्टोरी में इल्काल एसेल को डिसलाइक करता था क्योंकि वो वेवन से मील खाती थी। एसेल स्ट्रॉबेरी खाते हुए सोचती है लेकिन मैं वेवन नहीं हूँ। और उसकी मॉम कहती है और उससे भी ज्यादा वो एक अननोन इलनेस से इन्फेक्टेड है जिसकी वजह से उसका गुस्सा पहले ही बुरा है। एसेल उन्हें देखकर सोचती है मॉम ने कहा था वो बीमार है लेकिन वो हेल्दी लग रहे हैं। और वो पूछते हैं तो तुम क्या कर सकते हो। और वो एसेल का हक्का बक्का चेहरा देखकर कहते हैं मैं तुम्हारी एबिलिटीज की बात कर रहा हूँ, क्या तुम्हारे पास बहुत ज्यादा ताकत
ताकत है या तुम मैजिक को स्किलफुली कास्ट कर सकते हो। एसेल खुशी से कहती है, मैं पेड़ों में चढ़ने में अच्छी हूँ और मैं तैरने में और गाने में भी अच्छी हूँ। और वो कहते हैं, तो ये सब चीज़ें तुम्हें डिवाइन बीस्ट बनाती है। एसेल प्राउड करते हुए सोचती है, क्या एसेल अमेजिंग नहीं है? एमसी कहता है, मुझे नहीं पता तुम क्यों झूठ बोल रहे हो एसेल। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं एसेल। एमसी कहता है, ये वो छोटी सी चीज का नाम है। एसेल मुंह फुला के सोचती है, मैंने झूठ नहीं बोला। और एमसी बोलता है, कल उसने फायर ब्रीथ किया। क्या यहाँ पर कोई ड्रैगन है जो फायर ब्रीथ नहीं कर सकता? हालांकि ये पहली बार है जो मैंने इतना बड़ा फ्लेम को छोड़ा है। एमसी बोलना कंटिन्यू करता है और उस फायर के साथ उसने गेट को भी तोड़ दिया। ये सुनकर ग्रैंडफादर चौंक कर कहते हैं, क्या? और एसेल चौंक कर सोचती है, ग्रैंडफादर सरप्राइज लग रहे हैं। क्या वो मुझे जैसे बेबी ड्रैगन को ग्रिल मीट बनाने वाले हैं? और वो सोचते हुए कहते हैं, तुम देखने में एक पैथेटिक स्पार्क जैसे हो, लेकिन तुम्हें जांचना होगा। एसेल चौंक कर मन में कहती है, पैथेटिक स्पार्क? और वो पैर पटकते हुए गुस्से से सोचती है, मुझे उन्हें दिखाना होगा कि एसेल कितना फिरोशियस है। ग्रैंडफादर ब्लश करते हुए कहते हैं, इस स्पार्क इतना ज्यादा हल्ला क्यों मचा रहा है? एसेल गुस्से से कांपते हुए मन में कहती है, एक स्पार्क फिर से? ग्रैंडपा एसेल को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। फेरीटेल के ब्लैक ड्रैगन की तरह मुझे ग्रैंडपा को किडनैप करके एक लेसन सिखाना होगा। और वो इमेजिन करते हुए सोचती है, रेडी हो जाओ ग्रैंडपा। और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एसेल और रेबिट को, जो दोनों ग्रैंडपा को किडनैप करने के लिए ग्रैंडपा की इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे थे। और वो दोनों दो लोगों को बातें करते हुए सुनते हैं जो एसेल के बारे में ही बात कर रहे थे। और एसेल ये देखकर गुस्से में मन में कहती है, एसेल ग्रैंडपा की वजह से सभी के लिए मजाक बन गई है। मुझे ग्रैंडपा को जल्दी ही पनिश करना होगा। और वो गुस्से से उन दोनों की तरफ जाती है, तभी रैबिट उसे रोकने लगती है और वो दोनों में से एक कहता है, उन्होंने मुझे बहुत सारी फ्रेश स्ट्रॉबेरीज को लाने कहा है। वो शायद कॉम्प्लीटली उसे डिसलाइक नहीं करते। और दूसरा आदमी थोड़ा सा हैरान होकर कहता है, ओ प्रीशियस स्ट्रॉबेरीज। और एसेल मन में खुश होकर सोचती है, स्ट्रॉबेरीज? आपने एसेल के लिए स्ट्रॉबेरीज तैयार किया है? जो स्ट्रॉबेरीज मैंने लास्ट टाइम खाया है वो सच में बहुत स्वीट और डिलीशियस थे, लेकिन क्या यह और भी स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरीज है? और वो अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलते हुए सोचती है, नहीं, अभी स्ट्रॉबेरीज इम्पोर्टेंट नहीं है। और वो एक जगह बैठकर अपने नोटबुक पर कुछ लिखने लगती है। और इसी तरह वो दोनों ड्यूक डॉम के चारों ओर घूमकर इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। और एसेल अपने नोटबुक को बंद करती है और कॉन्फिडेंस के साथ सोचती है, गुड, इतना इन्फॉर्मेशन काफी होगा और मुझे सिर्फ अपने रूम में रहते हुए एक अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना होगा। और हम अगले सीन में देखते हैं कि एसेल के हाथों में उसकी नोटबुक नहीं थी और वो शॉक होते हुए कहती है, एसेल ने अपने नोटबुक को खो दिया है। और वो रोते हुए कहती है, सब बर्बाद हो गया। और उसे इस तरह देखकर रैबिट लाइक, मुझे ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे एक सर्वेंट एक नोटबुक को ड्यूक को देते हुए कहता है, ड्यूक, जो सर्वेंट सुबह की साफ सफाई कर रहे थे उन्होंने इसे पाया। ड्यूक उसे लेते हुए कहते हैं, ये क्या है? वो सर्वेंट कहते हैं, साइज के हिसाब से शायद एसेल ने इसे गिरा दिया होगा। एमसी उसे देखकर मुस्कुरा के मेड से कहता है, तुमने इसे कहाँ पाया? मेड कहती है, मैं जब वेस्ट पार्लर की हॉलवे को साफ कर रही थी तब मैंने इसे पाया। एमसी सोचता है, वो तो एसेल की रूम के ऑपोजिट साइड पे है, क्या थोड़ा सा देखना ठीक होगा? और वो नोटबुक की पन्नों को पलटते हुए कहता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसमें क्या कहा गया है, लेकिन। और वो तस्वीरों को देखते हुए कहता है, लगता है वो चारों ओर अच्छे से घूम रही है, ये ड्राइंग जॉयफुल लग रहा है। और वो खुश होकर सोचता है, अच्छा है, लगता है वो अच्छे से एडजस्ट हो रही है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है, एसेल सोचती है, एसेल का किडनैपिंग ऑपरेशन बुरी तरह से फेल हो गया नोटबुक के खो जाने की वजह से। और वो मुट्ठी करते हुए सोचती है, लेकिन ग्रैंडपा ने कहा है हमें एक साथ खाना खाना चाहिए, तो मुझे शायद कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और वो खुश होकर स्ट्रॉबेरीज करने लगती है। और उसे इस तरह देखकर एमसी सोचता है, लगता है मैं बिना वजह चिंता कर रहा था। और हमारा सीन शिफ्ट होता है, एसेल इतना सारा स्ट्रॉबेरीज देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता। ग्रैंडपा उसे देखकर सोचते हुए कहते हैं, वापस से देखकर ये सच में एक ट्रैवल ब्लॉगर की तरह लग रहा है। ये सुनकर एसेल चौंक जाती है और गुस्से से कहती है, एसेल ब्लॉगर नहीं है। ग्रैंडपा कहते हैं, ब्लॉगर के बारे में डिनर टेबल पे बातें मत करो। और एसेल गुस्से से सोचती है, ग्रैंडपा ने पहले ब्लॉगर्स के बारे में बात किया है। ये देखकर ग्रैंडपा कहते हैं,
इतना गुस्सा, क्या इसे देखना जरूरी है? एमसी घबरा के सोचता है वो इतना ज्यादा स्टबर्न नहीं है, ये शायद बारिश की वजह से है। और ग्रैंडपा कहते हैं मैं केयरफुली डिसाइड करना चाहती हूँ। तभी एमसी कहता है प्लीज थोड़ा इंतजार कीजिए। ग्रैंडपा कहते हैं ठीक है, मैं समझ गया। एमसी कहता है हम अच्छा करेंगे, आप निराश नहीं होंगे। और ग्रैंडपा एसेल को देखते हुए सोचता है मैं जैसे भी सोचूं, इसके जैसा एक ग्लूटन, एक डिवाइन विस्ट कैंडिडेट, ये सच में इम्पॉसिबल है हमारे फैमिली के लिए पहले के पावर को रिगेन करना। और वो एसेल की तरफ देखकर ब्लश करते हुए सोचते हैं वेल, वो सच में बहुत खुशी से खाती है। और एमसी कहता है आज बारिश हो रहा है तो मैं तुम्हें गार्डन में नहीं ले जा सकता। ग्रैंडपा कहते हैं वैसे कल मैं बाहर जाने वाला हूँ, मुझे ऑटम को एंजॉय करना चाहिए विंटर आने से पहले। ये सुनकर एसेल सोचती है कल गार्डन का टूर। एमसी थोड़ा सा शर्मा के कहते हैं तो मैं भी। तभी ग्रैंडपा उसे टोकते हुए कहते हैं कोई जरूरत नहीं है, मैंने सुना है तुम रोज देर तक काम करते हो, तुम्हें जरूरत की नींद लेनी चाहिए। एमसी कहता है हाँ समझ गया। और एसेल खुशी से सोचती है तो ग्रैंडपा रोज सुबह टहलने जाते हैं। एसेल की एजुकेशन स्किल अमेजिंग है। और एसेल मन में कहती है तो ऑपरेशन अब शुरू होता है, देखो और किडनैपिंग करने के मौके का इंतजार करो। और हमारा सीन शिफ्ट होता है 10 दिन बाद, जहाँ पे ग्रैंडपा किसी से बात कर रहे थे और वो कहते हैं पहले मुझे लगा कि वो एक बेबी वेवन है, लेकिन करीब से देखे तो वो कुछ हद तक एक म्यूटेंट लेजर्ड हैचलिंग की तरह लग रही है। और वो आदमी कहता है वो अच्छा, और वो मन में सोचता है अगर वो छोटा रेप्टाइल है तो ये एक सेंस करता है। और ग्रैंडपा एसेल के स्ट्रॉबेरी खाने के बारे में सोचते हुए स्माइल करते हैं और कहते हैं मेरे ग्रैंडसन मुझे लॉर्ड एल्काल कहते हैं, लेकिन वो बच्ची मुझे ग्रैंडपा कहती है। और उसके सर पे रखा हुआ वो एगशेल, क्या वो उसे सोप बनाने के लिए रखा है? और वो खुशी से कहते हैं एनीवे वो एक अमेजिंग लिटिल थिंग है। और एड सोचता है सोचे तो आप ही नहीं पूछा था एक क्रिएचर कहाँ से आया है, लेकिन अब आप ही उसे इतना पसंद करने लगे हैं। लगता है आपकी आधी जिंदगी बैटलफील्ड पे बिताने की वजह से आप बच्चों के उतने करीब नहीं है। और आपके इकलौते ग्रैंडसन लॉर्ड एडनबर्ग बहुत ही जल्दी मैच्योर हो गए। आपकी शायद क्यूटनेस से कोई इम्यूनिटी नहीं है, इवन वो सिर्फ एक लेजर्ड ही क्यों ना हो। और ग्रैंडपा कहते हैं क्या बेंटे अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा? एड कहता है उसने कहा है वो जो कर रहा है उसे खत्म करने के बाद आएगा। और वो कहते हैं कॉम्पिटिशन माय फुट, उसमें फैमिली एल्डर के टाइटल को लेकर कोई प्रायोरिटी सेंस ही नहीं है। जब उसे पता है कि एड ने एशियन मॉन्स्टर को समन किया है तो वो उसका शक्ल क्यों नहीं दिखाया, उसे कहना वो जो भी कर रहा है उसे जल्दी से खत्म करके लौटे। और एड कहता है हाँ। और तभी एसेल ग्रैंडपा चिल्ला के दौड़ के आती है और वो रुककर कहती है रुको, आपको मेरे साथ थोड़ी देर के लिए आना पड़ेगा। ग्रैंडपा कहते हैं क्यों? एसेल कहती है आपको पता चल जाएगा जब आप आएंगे। और एड घबरा के सोचता है आप ऐसे कैसे लॉर्ड एल्काई को ये सब कह सकते हैं? ग्रैंडपा एड से कहते हैं तुम यहाँ रुको। एड कहता है यस। ग्रैंडपा एसेल से कहते हैं अगर कोई बचा नहीं हुआ तो तुम्हें सजा मिलेगा। एसेल कहती है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो ग्रैंडपा के पैरों से लिपटते हुए एक्साइटेडली कहती है पास रहो और एसेल को फॉलो करो। ग्रैंडपा कहते हैं हाँ हाँ बस सीधे चलो, पता नहीं कौन किसे फॉलो कर रहा है। और एड सोचता है वो ये रिडिकुलसली क्यूट है, अगर मेरे पास कोई लिटिल रिजल्ट होता तो मैं उसे बहुत स्पॉइल करता। और हमारा सीन शिफ्ट होता है एसेल डरावनी तरीके से हंसते हुए दरवाजे को बंद करती है और मन में कहती है मैंने सक्सेसफुली ग्रैंडपा को किडनैप कर लिया है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है एक मैंशन की तरफ, जहाँ पे कोई चिल्ला के गुस्से से कहता है मुझे उससे क्या, अगर एडनबर्ग ने एक मॉन्स्टर को समन किया है तो? और वो गुस्से से कहता है वैसे भी वो डिवाइन विश नहीं बन सकता, हमें उससे मार देना चाहिए, आपने मुझे क्यों बुलाया? और वो मन में कहता है मैं पहले ही ड्यूकडम को सिक्योर करने के लिए कनेक्शन बिल्ड करने में बिजी हूँ। और ये है हमारे फीमेल लीड का अंकल और इसका नाम है वेंट, हम इसे बेन कहेंगे। और वो कहता है क्या आप सच में उसे डिवाइन बीस्ट बनाना चाहते हैं? उसके सामने खड़ा हुआ आदमी कहता है मुझे नहीं लगता, वो मॉन्स्टर ने ग्रेट फ्लेम्स को ब्रीथ किया है इसलिए वो उसे देख रहे हैं। बेन कहता है ग्रेट फ्लेम? उसके सामने वाला आदमी कहता है हाँ, ये एक रूमर भी हो सकता है, लेकिन उसने कहा कि उस मॉन्स्टर ने ऑरेकल कम गेट को अपने हाथों से ही तोड़ दिया। बेन हंसते हुए कहता है नॉनसेंस, ऑरेकल कम एक्सप्लोजन से भी क्रैच नहीं आता और सिर्फ हाथों से ही। सच में? सामने वाला आदमी कहता है मुझे लगता है ये भी एक रूमर है, लेकिन इसे पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि डिवाइन बीस्ट की चेम्बर को
रिनोवेट किया जा रहा है। और वो आदमी कहता है, और रैन कहता है डिवाइन बीस्ट के बिना वो सब चेम्बर के मैनेजमेंट को निगलेक्ट कर रहे थे, जैसा कि एक बच्चे से उम्मीद किया जा सकता है। और वो सामने वाला आदमी कहता है, हाँ बिल्कुल, सच में हमारे लॉर्ड जैसे को ही ड्यूक होना चाहिए। और रैन गुस्से से कहता है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि भाई जो हैंडसम और वर्क कॉम्पिटेंट है वही नेक्स्ट ड्यूक बनने वाला है। मुझे उस समय ड्यूक बनना चाहिए था, एटलास बाद में मुझे होना चाहिए था। वो हमेशा क्यों उस फैमिली को ही प्रायोरिटाइज करते हैं। मैं भी उनका बेटा हूँ। और वो वाइन के बोतल के पास जाते हुए कहता है, वैसे उसने कहा वो मॉन्स्टर वेवन जैसा दिखता है। दूसरा आदमी कहता है, हाँ वो कहते हैं वो एक लेजर्ड है जो वेवन जैसा दिखता है। और वो पीछे मुड़ते हुए कहता है, फादर ने स्वॉर्ड नहीं उठाया, और सोचता है उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वेवन को हंट करने में बिताया है। तो ये सुनना थोड़ा सा अजीब है। दूसरा आदमी थोड़ा सा घबरा के कहता है, वो उसे हमेशा अपने पास रखते हैं। रैन कहता है, जैसा कि उम्मीद किया जा सकता है, वो उसे उनके पास रखते हैं ताकि वो कभी भी उसे मार पाए। मेरे फादर एक क्रूल मैन है। दूसरा आदमी डरते हुए कहता है, नहीं, उसने कहा कि वो उसे पसंद करते हैं। यह सुनकर रैन चौंकर कहता है, क्या जो आदमी अपने चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन को कोई अच्छी बात नहीं कहा? क्या नॉनसेंस है? तुमने कहा वो उसे डिवाइन बीस्ट नहीं बनाएंगे। दूसरा आदमी कहता है, हाँ लेकिन। और रैन टेबल पर बोतल को रखते हुए गुस्से से कहते हैं, वो उसे अपने पास रखते हैं क्योंकि वो उसे डिवाइन बीस्ट बनाना चाहते हैं। वो दूसरा आदमी कहते हैं, अगर वो डिवाइन बीस्ट बन जाए तो वे हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। और रैन कहता है, कैसा अपॉर्चुनिटी? वो आदमी कहता है, अगर लॉर्ड उसे फोर्टेस के प्रोटेक्टर के रूप में मार दे और हम एक्सपोज करें कि वो एक ऐसे चीज को डिवाइन बीस्ट बना रहे हैं और ड्यूक को रिमूव कर दे। और रैन कहता है, मुझ पर ब्लेम आ सकता है डिवाइन बीस्ट को किल करने का। दूसरा आदमी कहता है, माफ करना, मैंने उतना सोचा नहीं। और रैन डरावनी तरीके से हंसते हुए कहता है, लेकिन अगर हम उसे डिवाइन बीस्ट बनने से पहले ही मार दे तो कोई परेशानी नहीं होगा। ये सुनकर दूसरा आदमी थोड़ा सा चौंकता है और रैन वाइन को ग्लास में भरते हुए कहता है, जल्दी से संदेश भेजो, हम जल्दी ही फोर्टेस के लिए आएंगे, जबकि मैं इमीडिएटली नहीं जा सकता, इसलिए गार्डियन को पहले भेज रहा हूँ। दूसरा आदमी कहता है, जब हम फोर्टेस में पहुंचेंगे पहले की तरह। तब रैन हंसते हुए कहता है, हाँ, एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन तैयार करके भागने की प्रिटेंड करो और उसके बाद गार्डियन बियर को रिलीज कर दो उस लेजर्ड के रास्ते में। दूसरा आदमी कहता है, अगर ड्यूक उसे होने के बाद दूसरा मॉन्स्टर को समन करे तो? रैन कहता है, अगर उनके पास पैसा होता तो वो पहले ही कर लेते। और वो इविल तरीके से हंसने लगता है। और यही बड़ी हमारी ये एपिसोड खत्म होती है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना।